Okay, so today we are going to see what are the conditions to obtain a steady interference pattern. आपको मैंने कल बताया था interference pattern looks like something like this. आपके पास एक सेंटर में ब्राइट बैंड होता है. आई एम स्टार्टिंग विद डार्क बैंड. सो ये एक डार्क बैंड है. देन यू हैव ब्राइट बैंड एंड देन यू हैव डार्क बैंड. सो जो दोनों में जो मैंने गैप छोड़ा है यहाँ पे, दैट इज अ सेंट्रल ब्राइट बैंड. तो सेंट्रल ब्राइट बैंड इज फॉर्म्ड राइट द सेंटर. फिर दोनों साइड पे डार्क बैंड, फिर वापस से ब्राइट एंड देन डार्क एंड सो ऑन. तो यू गेट समथिंग लाइक दिस. तो ऐसा एक वेल डिफाइंड शार्प पैटर्न मिलने के लिए, इट इज नॉट रियली वेल डिफाइंड हियर क्योंकि थोड़ा ड्रॉ करने में गड़बड़ हुआ है ऑफ कोर्स, बट एनीवेज. तो ऐसा एक स्टेडी पैटर्न, स्टेडी मतलब विद टाइम ऐसा ही रहना चाहिए. वेल डिफाइंड मतलब आपको डार्क और ब्राइट बैंड प्रॉपरली सेपरेटेड दिखने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर सेइंग सम ब्राइट बैंड हियर और उसमें थोड़ा लाइट डिफ्यूज हो गया. होता है, बट वी वांट टू हैव अ वेरी वेल डिफाइंड क्लियर पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस. तो इसके लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस. वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दोस कंडीशंस टुडे. So let's go through conditions for obtaining steady interference pattern. Steady interference pattern. तो सबसे पहला कंडीशन है उसमें, if you want to have a steady interference pattern, the two sources of light must be coherent. तो if you remember, इंटरफेरेंस के लिए मैंने कल भी बताया था कि you should have two sources of light, and हमने A और B लिया था. The light from these two sources was reaching at some point B on the screen, and they were going interference according to the principle of superposition. तो ये जो दो लाइट के सोर्सेस है, the two sources of light must be coherent. The two sources of light must be coherent. Now, what do you mean by coherent sources? Let's see what is a coherent source. So, any two sources of light are said to be coherent if they are emitting light of equal frequency and they have zero phase difference or they have a constant phase difference. मतलब क्या? For example, मेरे पास एक सोर्स है A, दूसरा सोर्स है B. सबसे पहला तो दे शुड बी इमिटिंग लाइट ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, मतलब इक्वल वेवलेंथ, दोनों में सेम वेवलेंथ आना चाहिए. फर्स्ट थिंग. दूसरा, फॉर एग्जांपल ए ने अगर लाइट इमिट किया है, वेव इमिट किया समथिंग लाइक दिस, और बी का भी लाइट इमिट है समथिंग लाइक दिस. तो व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस? सी द थिंग इज, इफ दीज टू वेव्स आर such that दोनों का crest मैच हो रहा है, मतलब there is no phase difference, or you can say there is phase difference of 2 pi or 4 pi or 6 pi, or you can say in general 2n pi. तो जब तक ये दो वेव्स स्क्रीन पे नहीं पहुंचते, जब तक ये दो वेव्स इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करते, तब तक इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब थ्रू आउट क्रेस्ट मैच होना चाहिए. राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये वेव ट्रैवल करते गया वैसे दे आर गोइंग आउट ऑफ फेज. ऐसा भी हो सकता है. देन सी क्रेस्ट इज नॉट मैचिंग विद क्रेस्ट, राइट? सो द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट का मतलब ये होता है दैट द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट इमिट इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड दे शुड हैव ईदर नो फेज डिफरेंस, मतलब दे शुड बी इन फेज, और if there is phase difference, this phase difference should be constant throughout. जब तक स्क्रीन पे आके इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाता तब तक या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, या फिर अगर है तो कांस्टेंट होना चाहिए. हो सकता है कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव मैचेस विद ट्रफ ऑफ अदर, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, क्रेस्ट इज मैचिंग विद ट्रफ. बट देन जब तक ये स्क्रीन पे नहीं पहुंचते, जब तक इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाते, तब तक दे शुड हैव दिस कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ पाई.
क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ में पाई का फेज डिफरेंस होता है. So such two sources of light are called as coherent sources. Okay, right. So the two sources of light are said to be coherent if they're emitting light of equal frequency and if the waves are in same phase or have a constant phase difference. So the two sources of light are said to be coherent if they emit light waves of equal frequency and the waves are in phase or have constant phase difference. Constant phase difference. Okay. अब बोलने में तो इजी लगता है कि okay, the two sources of light must have equal frequency, मतलब equal wavelength. Frequency का मतलब wavelength equal. मान लो हम मार्केट से दो बल्ब लेके आए ए और बी एग्जैक्टली ऑफ द सेम पावर मतलब सेम वैटेज सेम कंपनी सब सेम है राइट और हमने ये ए और बी दो बल्ब लगा दिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें से वेवलेंथ सेम निकलेगा देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ओके बट होता है इफ with time one of these gets damaged or one of these becomes faulty तो इस केस में there are high chances that the two sources may not be emitting exactly the same wavelength हो सकता है तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या इसका सॉल्यूशन ऐसा है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक ही सोर्स लेंगे एस सिंगल बल्ब लेके आए हम लोग और मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड शीट ले लिया और कार्डबोर्ड शीट में मैंने एस से इक्वल डिस्टेंस पे दो पिन होल कर दिए दो होल कर दिए now the light coming from source S will fall on A and B and now A and B will start will क्या होगा कि जो S से लाइट आ रहा है जो सोर्स है हमारा बल्ब है वहां से लाइट आ रहा है हमने कार्बोट रख दिया दो होल्स कर दिए A और B तो ये जो लाइट है S से वो A और B पे आएगा और एक ही सोर्स है तो इन फेज लाइट आएगा मतलब जो फेज A पे पहुंचा वही फेज B पे पहुंचा now this A and B will act as secondary source of light क्योंकि ये A और B एक ही सोर्स से डिराइव हुए हैं किससे डिराइव हुए हैं S से डिराइव हुए हैं तो जो वेवलेंथ S का होगा वही वेवलेंथ A और B से बाहर आएगा राइट इसका मतलब व्हाट वी डू इज टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं इसको टू प्रोड्यूस टू सोर्सेज ऑफ सेम वेवलेंथ टू मेक देम कोहेरेंट व्हाट वी डू इज हम लोग एक ही सोर्स से दो सोर्सेज डिराइव कर लेते हैं राइट सो जो भी चेंज होगा ओरिजिनल सोर्स में हो सकता है विद टाइम ओरिजिनल सोर्स जो है वो थोड़ा डिफेक्टिव हो गया उसका पावर कम हो गया तो अगर ओरिजिनल सोर्स का पावर कम हो गया तो ए और बी का भी पावर कम हो जाएगा सो to make two sources coherent the idea is to derive these two sources from a single source right so for this it is necessary that for this it is necessary that the two sources should be derived from same original source मतलब सिंगल सोर्स बेसिकली सेम ओरिजिनल सिंगल सोर्स तो जो भी चेंज ओरिजिनल सोर्स में होगा वही चेंज डिराइव्ड सोर्सेज में होगा
the changes in phase, of original source are simultaneously produced in the secondary sources, produced in the secondary sources. Right. And because of that, we can maintain a constant phase difference, and hence a constant phase difference can be maintained. Okay, so this is the first condition to have a steady interference pattern. So first of all, you must have two sources of light that are coherent, but they are emitting light of same frequency, and these two waves have constant phase difference throughout, or zero phase difference basically. दूसरा ये है, the two sources of light must be monochromatic. The two sources of light must be monochromatic. Mono मतलब single, chroma मतलब wavelength. So the two sources of light must be emitting light of only one single wavelength. मतलब अगर ब्लू कलर इमिट कर रहा है 4500 एंगस्ट्रॉम का, तो 4500 एंगस्ट्रॉम ही चाहिए दोनों में, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं है, आपके जो दो सोर्सेस है अगर वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो क्या होगा? सपोज पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मान लो एक वेवलेंथ जो है लैम्डा 1, ए और बी सोर्सेस में से ये जो लैम्डा 1 वेवलेंथ है, दोनों में लैम्डा 1 मतलब दोनों में 4000 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम ऐसा मान लो, राइट? ये जब पी पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं ऐसा मान लो, राइट? सो if the sources are not monochromatic, because they are polychromatic, if they are emitting wavelengths, different wavelengths basically, not a single wavelength, they are emitting different wavelengths. So if I consider that there is a wavelength lambda 1 emitted by source A and B, it is producing an interference band at point P which is constructive. फिर if I have another wavelength, अगर मेरे पास कोई और wavelength है which is lambda 2 let us say, so I have another wavelength which is lambda 2 coming from A and B, okay, मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम. अब ये जो वेवलेंथ है lambda 2, it can produce a destructive interference at the same point P. मतलब एक वेवलेंथ ने एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, दूसरी वेवलेंथ ने उसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया. तो इन दैट केस यू गेट अ डिफ्यूज पैटर्न, और ये जो पैटर्न है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट शार्प, नॉट डिस्टिंक्ट. तो आपको ऐसा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सब मिक्स दिखेगा वहां पे. दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव two sources which are monochromatic in nature. Okay, so easy. A monochromatic source of light is a source of light which emits single wavelength, which emits light of single wavelength basically. A monochromatic source, of light is a source which emits light of single wavelength.
Okay, just a minute. Good. Right. So, as I told you, when light sources are not monochromatic, then sources emit light waves of different wavelength, more than one wavelength. So it is possible that one wavelength is producing constructive interference at a point, and another wavelength is producing destructive interference at the same point. Okay. So when the sources are not monochromatic, then they emit light of light waves of different wavelengths, different wavelengths. Then, as I told you, it is possible that it is possible that waves of one wavelength, waves of one wavelength produces constructive interference at a point, and waves of other wavelength produces destructive interference at the same point. Hence, the interference pattern obtained is diffused. So diffuse मतलब constructive और destructive interference मतलब bright and dark when they mixed. Okay, is diffused and not well defined. Diffusion पता है ना आपको, when two things mix. So here also two things mix. Then third, we need to have waves which are in the same state of polarization. And I know you don't know what is polarization because it was related for this year due to COVID reduced syllabus में ये part नहीं है. So I will be telling you in short what is polarization. First of all, we need to put down here the two interfering waves. Interfering waves must be in the same state of polarization. Right. It is very closely related to real life. Why? Because जो आप sunglasses पहनते हो, you put a polarizer like a material which polarizes light. So what happens is हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो लाइट का सोर्स है, light means electromagnetic radiation. So there is electric field vibration here, is vibrating electric field, then there is vibrating magnetic field, and this vibrating electric field
and vibrating magnetic field are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. Right? So electric field component or magnetic field component, they are parallel to each other. They are perpendicular to each other, and they are also perpendicular to the direction of propagation. So, agar x-axis is the direction of propagation, y-axis is the direction of vibration of electric field, then z-axis is the direction of vibration of magnetic field. तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए this is how electromagnetic wave propagates in space. मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग जब पोलराइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग इधर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की बात करेंगे, तो दोनों में से एक कंपोनेंट कंसिडर करना है हम लोगों को, दोनों नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए हम लोग एक ही कंपोनेंट की बात करेंगे। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात करते हैं नॉर्मली, राइट। सो वी हैव टू consider only one component, that is electric field component. So I am forgetting about magnetic field component here. The thing is, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था और है। अब जब मैं एक लाइट का सोर्स स्टार्ट करता हूँ, उसमें से एक वेव तो निकलता नहीं है। You have n number of, I mean, you can even say there are millions भी बोल सकते हो, there are millions of light waves coming out per second, बहुत सारे वेव्स हैं, ओके। तो हर एक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। यू कैन हैव डिफरेंट वेव्स वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन डिफरेंट प्लेन में है। यस, डेफिनेटली हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, यस दैट इज ट्रू, ओके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब प्लेन चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट वाइब्रेशन का प्लेन भी इसको परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ट्रू। पहले केस में हमने समथिंग लाइक दिस शो किया था, राइट, यस। So that's why we don't show magnetic field here, because it becomes complicated to draw everything at one place. So when we switch on a light source, उसमें से एक बहुत सारे waves आ रहे हैं, and each wave can have a different plane of vibration of electric field, right? So each wave has different plane of vibration of electric field. So in short, when you switch on a light source, चाहे वो sun हो, चाहे वो bulb हो, you have vibration in all possible direction. You have vibrations of electric field component in all possible direction. इसको बोलते हैं unpolarized light. Unpolarized light का मतलब होता है vibrations are in all possible direction. उसको बोलते हैं in short UPN, unpolarized light. Now, what is polarization then? Polarization मतलब if I am able to filter out these components, और मैंने सिर्फ एक ही वाइब्रेशन को पास होने दिया और बाकी सारे डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन थे उसको ब्लॉक कर दिया, तो I am allowing only one particular direction of vibration या फिर one particular plane of vibration, okay. So I put some material over here, yes, हम लोग कुछ एक मटेरियल डालेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोलराइजर, दैट इज बेसिकली क्वार्ट्ज का भी बना होता है, एंड देन यू हैव सम अदर मटेरियल जिससे आप अगर अनपोलराइज्ड लाइट पास करोगे तो बाकी सारे कंपोनेंट एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ओनली वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इज अलाउड टू पास, ओके। वैसे इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कंपोनेंट तो पास हो जाता है, बाकी सबको ब्लॉक कर देता है, इसलिए सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो सिलेक्टिवली कंपोनेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड, तो सिर्फ एक
पर्टिकुलर प्लेन का वाइब्रेशन पास होगा, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. द लाइट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट. तो जब आप सनग्लासेस पहनते हो तो यही कर रहे हो आप सन की इंटेंसिटी कम कर रहे हो. इंटेंसिटी कैसे कम किया हमने? हम लोगों ने सिर्फ एक या मैक्सिमम दो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को पास में दिया, बाकी सबको अब्जॉर्ब कर लिया. So that is what you do. Okay. Now when I say the two interfering waves must be in the same state of polarization, इसका मतलब ये होता है कि A और B में से जो भी लाइट होगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन का प्लेन होगा, these should be same. ऐसा नहीं चलेगा कि A के लिए एक वाइब्रेशन का प्लेन है और B के लिए दूसरा है. No. If it is the case, then again the interference pattern so obtained is diffused. वो clear नहीं होगा, वो diffused होगा. So the two interfering waves must be in the same state of polarization. That is third condition to obtain a steady interference pattern. Right? Okay. Then let's see which is the next condition. So we don't have to explain this thing in detail. We just have to write it down that the two sources must have the same state of polarization. Next point. Next point is related to amplitude or you can say intensity. क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि intensity is proportional to amplitude square. अगर हमारे पास दो सोर्सेस है जिसका एम्पलीट्यूड भी इक्वल है, उस केस में एक बहुत वेल डिफाइंड मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो का पैटर्न हमारे को मिलता है. सो द टू सोर्स ऑफ लाइट, the two sources of light must emit light waves, of equal amplitude or intensities. Because if you say equal amplitude, so intensity is also equal because intensity is proportional to amplitude square. Okay, right. Then what we do is, हमको ये पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी Imax was given by, if you remember, it was proportional to A1 plus A2 square. Okay, right. और मिनिमम के लिए it was A1 minus A2 square. अगर A1 और A2 इक्वल हो जाते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड्स फ्रॉम द टू सोर्सेस, डेफिनेटली आई यूज कैपिटल A's while explaining you things. तो लिखते टाइम भी हम कैपिटल A लिख देंगे बाद में. Let us say, okay, right. So if amplitudes from both the sources are equal, तो maximum intensity क्या होगा? That will be proportional to 4A square और मिनिमम क्या होगा? 0 होगा. ये हमने ऑलरेडी देख के रखा है. We have seen this. इसका मतलब जो भी हमको पैटर्न मिलेगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा. There is no light, absolutely no light here. Dark band. बिल्कुल भी लाइट नहीं है यहाँ पे. Okay. Then you have a bright band. अभी डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कौन सा है. मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास वेवलेंथ है लेट अस से ऑफ येलो कलर. ओके, तो फिर मेरे पास एग्जैक्टली एक ब्राइट बैंड आएगा. इट इज नॉट वेरी विजिबल टू अस, तो मैं कलर चेंज करता हूँ. लेट अस टेक रेड कलर. यस, ओके. तो इफ द एम्पलीट्यूड्स आर सेम, equal amplitudes, so we obtain a pattern something like this. High contrast है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट है. या तो ब्राइट है, लाइट इंटेंसिटी इज हाई, या तो डार्क है, देयर इज नथिंग, जीरो इंटेंसिटी, absolutely zero intensity. It can happen only when you have
two sources which have equal amplitude. अगर आपको और इन डेप्थ समझना है तो I will draw waves and show you why it is like this. So let me just make some space because this is of no use to us for the time being. हम लोग लिख लेंगे बाद में. Now imagine हमारे पास दो waves है, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए कम से कम तो दो waves चाहिए हमको. Imagine. Okay. So what I will do is I will actually try to overlap. तो ज़्यादा easily समझेगा आपको. तो ये हो गया आपका पहला वेव. और जब इंटरफेरेंस होता है तो एक्चुअली द वेव्स आर रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. तो एक के ऊपर दूसरा वेव ओवरलैप करके दिखाना इट इज इजी थिंग टू डू. तो इफ यू हैव अनदर वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, तो ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है दैट मीन्स दिस इज अनदर वेव. So I'm just trying to show it with the help of this black dots over here. Okay, इसका मतलब A1 और A2 सेम है. तो A1 and A2 are same. So A2 means the wavelength of this black colored wave, and A1 means the amplitude of this red colored. So A1 is amplitude of first wave which is in red here, and A2 is amplitude of second wave which is in black. तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ऐसा हुआ that you get a resultant because A1 and A2 are equal. So you get another wave with amplitude which is addition of A1 and A2, right? Okay. So it was because these two waves were in phase. In phase मतलब एक constructive का बात कर रहा हूँ मैं. अगर हमको destructive की बात करनी है तो what I will do is imagine हमारे पास जो wave था it was of equal amplitude but out of phase, right? So amplitude A2 जो है और amplitude A1 जो है first wave का, they will exactly cancel out. Nothing is left. मतलब dark, completely dark. तो जब एडिशन हुआ था तो completely bright था और जब कैंसलेशन हुआ तो completely dark है. अब इमेजिन करो कि हमारे पास जो दूसरा वेव है उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है. सेम नहीं है मतलब इट इज समथिंग विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, राइट? तो दूसरा जो वेव है वन इन द ब्लैक, इट इज नॉट ऑफ सेम एम्पलीट्यूड. तो रिजल्टेंट क्या होगा? देखो यहाँ पे इन दिस केस, यू नो, इन दिस केस दिस इज A2 and here you have A1. In this case A1 is greater than A2. तो A1 minus A2 is not equal to 0. इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो वेव बचेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ A1, है ना? बड़े वेक्टर से छोटा को सब्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्शन इज ऑफ बिग वेक्टर. तो यू सी ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. मतलब देयर इज नो कंप्लीट कैंसलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब क्या? देन द पैटर्न सो ऑब्टेन्ड उसका कंट्रास्ट रेशियो कम हो जाएगा. मतलब आपको एक well defined high contrast bright dark ऐसा नहीं दिखेगा. You will get interference pattern but with less contrast. तो हमको लगता है ना एकदम शार्प चाहिए हमको. तो that is what we need to have high contrast interference pattern. We need to have amplitudes equal or intensity equal in short, right? तो जो भी मैंने समझाया है we will just put it here now. You can use small a1 for amplitudes here or capital A. सिर्फ हम लोगों ने वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं किया था. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमको एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों एक ही इक्वेशन में आ जाते हैं. तो वी जस्ट चेंज्ड सिंबल कैपिटल A फॉर एम्पलीट्यूड, ओके, द स्मॉल a फॉर एक्सेलरेशन ओवर देयर. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो we can use whatever notation we want. So we know that
that the intensities of the bright and dark fringes या फिर dark bands and dark bands are given by, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैक्सिमम इंटेंसिटी इज A1 plus A2 bracket square and minimum intensity is A1 minus A2 bracket square respectively. Okay, then we know where A1 and A2 are amplitudes. A1 and A2 are amplitudes of the two waves. A2 are amplitudes of the two waves. Okay. Then if A1 and A2 are equal, then maximum contrast would be obtained as dark fringes will have zero intensity. So if A1 is equal to A2, I am using small letter again, I should go for capital. If A1 is equal to A2, then maximum contrast will be obtained since dark bands will have zero intensity, There is no light reaching at dark band, right? If A1 is not equal to A2, then the intensity in the interference pattern will vary from maximum to minimum but never become zero, and hence the contrast will be reduced and hence the interference pattern will become less sharp. So if A1 is not equal to A2, then the intensity in the interference pattern varies from maximum to minimum value, but never goes to zero, and hence the contrast will be reduced. Thus, the contrast will be reduced and the interference pattern is not sharp, and the interference pattern will become less sharp. Right. So what is next condition to have a steady interference pattern? The sources of light must be narrow. The sources of light must be narrow. देखो नैरो का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास वाइड सोर्स है
मतलब इंस्टेड ऑफ पॉइंट सोर्स की जगह पे है, हमने एक बल्ब की जगह पे एक ट्यूबलाइट लगा दिया। तो ये हो गया पहला ट्यूबलाइट ए सोर्स, ये हो गया दूसरा ट्यूबलाइट दैट इज अ बी सोर्स। हियर यू हैव अ स्क्रीन। तो आइडियली किसी भी एक पॉइंट पी पे, एनी यू कैन टेक इट एनीवेयर, कहीं भी ले सकते हो पी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स ए एंड सोर्स बी। ओके, बट अगर सोर्स ए और बी इटसेल्फ वाइड है, वाइड है लाइक ट्यूबलाइट, तो क्या होगा, तो उस केस में ऐसा होगा कि खुद सोर्स ए से जो दो लाइट वेव्स आ रहे हैं वो खुद भी इंटरफेरेंस पैटर्न बना देंगे, और सिमिलरली फॉर बी, राइट। तो इवन दो मैं मान लेता हूँ कि मैंने बी सोर्स को चालू ही नहीं किया, सिर्फ ए ट्यूबलाइट चालू कर दिया, और ए सोर्स इटसेल्फ ये एक्सटेंडेड सोर्स है, तो ए सोर्स से जो दो लाइट वेव आए वो खुद का इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर देंगे। एडिशनली जो बी सोर्स से लाइट आ रहा है वो भी तो इंटरफेरेंस हो रहा है। So in this case, the interference pattern is not clear and distinct. It is very complicated, right? Correct? In fact, ऐसे cases में you don't see interference pattern. You see a patch with more or less uniform illumination. मतलब basically आपको क्या दिखेगा? More or less you have light everywhere of the same intensity. More or less बोल रहा हूँ मैं। तो that is why it is required to have two sources of light which are narrow. They must be narrow. They should not be extended or kind of you can say wide. Wide नहीं होना चाहिए वो. Okay. So if the sources are broad and wide, of course, broad and wide. Wide भी बोल सकते हो. Wide. The waves starting from different points of the same source, ये important है, on the same source या फिर of the same source travel different distances, to reach the same point on the screen, to reach the same point on the screen. These waves will interfere with one another, will interfere with one another and they obtain their own interference pattern, and their own interference pattern will be obtained. मतलब एक ही सोर्स से डिफरेंट पॉइंट से जो वेव्स आ रहे हैं उनका ही इंटरफेरेंस हो गया. So we are not talking about two waves here, two sources here. We are talking about single source but different points on the same source emitting light, and this light waves are reaching at a point on the screen and they are producing their own interference pattern in addition to the second source.
right? So therefore, in this case, the resultant interference pattern so obtained will not be clear and distinct. The resultant interference pattern so obtained will not be clear and distinct, will not be clear and distinct. In fact, you can have uniform illumination. On the contrary, uniform illumination मतलब हर एक point पे same amount of intensity. मतलब it is as good as having no interference pattern. On the contrary, how do you know? Yes, it is real life situation. आपके घर में दो ट्यूबलाइट्स लगा दिया आपने क्योंकि रोशनी कम आ रहा है, दो ट्यूबलाइट लगा के दोनों को आपने चालू कर दिया, ये जो वॉल्स है आपके दे एक्ट एज स्क्रीन, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है ऐसा ब्राइट डार्क नो यू सी सेम illumination everywhere, you see constant illumination everywhere, uniform. That is a real life example of it. On the contrary, there may be uniform illumination. I don't know why my handwriting is not coming out good. Anyways, it is readable, legible. Then the separation between the two light sources must be as small as possible. So the next point that is needed, sixth point, ये जो दो sources of light लिए थे हम A और B, the distance between them, the separation between them should be as small as possible. The separation between the two light sources must be or should be as small as possible. Okay. अगर ये डिस्टेंस कम है तो जो इंटरफेरेंस बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, दे आर वाइडली स्पेस्ड. वाइडली स्पेस्ड एंड क्लियरली सीन मतलब क्या? सपोज मान लो कि दो सोर्सेस दे आर एट लार्ज डिस्टेंसेस. ओके, तो इस केस में जो पैटर्न बनेगा वो बहुत ऐसा बनेगा, you cannot see properly dark bands and bright bands separated. They are like very close to each other. अगर मैंने इस दो लाइट सोर्सेस को पास में रख दिया, then in this case you have bands which are well separated, widely separated. Okay, so that is why it is required to have well separated bands. Oh, sorry, yeah, it is required to have well separated bands, but to have well separated bands, you need to have the separation between two light sources as small as possible. Okay, so if the distance between, or if the separation between the two light sources, is small, is very small in fact, then what happens is the interference bands are widely separated and can be clearly seen. Are widely
separated and can be clearly seen. Next, what about distance between sources and the screen? This should be as large as possible. जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए, because in this case again, देखो what happens is, if you have less distance between two sources, point number 6, तो इस केस में bands are widely separated, तो bands के बीच में distance ज़्यादा है. But अगर स्क्रीन और सोर्सेस में डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उस केस में जो फ्रिंज विड्थ होता है दैट इज एप्रिशिएबल. मतलब प्रॉपरली थोड़ा फ्रिंज जो होता है, मतलब बैंड का जो विड्थ होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. ये जो बैंड्स बनते हैं, डार्क बैंड और ब्राइट बैंड, इसका जो विड्थ है इट इज गुड इनफ टू सी अ गुड पैटर्न. राइट, देखो अगर ये एक पोजिशन है, मान लेते हैं दिस इज पोजिशन ऑफ स्क्रीन S1 मान लेता हूँ, स्क्रीन 1 मान लेता हूँ, या स्क्रीन 2 मान लेता हूँ. ओके, तो इन दिस केस इफ द डिस्टेंस इज गुड इनफ, है ना, सोर्सेस ए और बी से स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यू गेट एप्रिशिएबल फ्रिंज विड्थ. इसको बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. अगर वही स्क्रीन में यहाँ पे रखता, S1 पोजीशन पे रखता, तो इस केस में मुझे फ्रिंज का विड्थ कम मिलता. राइट, सो सेपरेशन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड इज स्टिल गुड इनफ, क्योंकि ए और बी सोर्सेस का डिस्टेंस स्मॉल है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्सेस इज लेस. इसलिए जो फ्रिंजेस, मतलब ये जो बैंड ऑब्टेन हुई है, इसका विड्थ कम है. तो इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड द स्क्रीन increases the bandwidth basically. वो हम देखेंगे बाद में. We will see later on, we will be proving it mathematically also. So in order to have appreciable width, you need to have distance between the source and the screen as large as possible. The distance of the screen from the source, or between the screen and the sources of the screen from the sources should be large, and having large distance gives you good fringe width. So if the distance between the screen and the sources is large, then the fringe width so obtained, the fringe width so obtained is appreciable. Appreciable matlab basically it has good enough width. So width of the bands is more, right? Is more. So it gives you a clear pattern in that sense. Last condition, of course, ये सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए था. Of course, इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो लाइट वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होंगी. So that must be the first condition, in fact, that the two interfering waves must travel in the same direction. एक वेव यहाँ पे जा रहा है, दूसरा वेव उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है. There is no interference, so they should travel in the same direction. The two interfering waves
must travel in the same direction. Must travel in the same direction. Otherwise, you will not get any interference pattern. Okay, good. Then let's quickly revise. आठ conditions है और बहुत simple conditions है. You should remember it very easily. पहला, the two sources of light must be coherent. Coherent मतलब the two sources must be emitting light of equal frequency, and these two light waves must have constant phase difference throughout. Okay. दूसरा, the two sources of light must be monochromatic. दोनों sources monochromatic होने चाहिए, मतलब दोनों sources must emit light of same wavelength. अगर ऐसा नहीं हुआ, polychromatic हुआ, तो एक given point पे a given wavelength, for example 4000 angstrom का wavelength है, दोनों sources से एक point पे constructive interference obtain कर रहे हैं, और दोनों sources से 5000 angstrom का दूसरा wavelength है, वो उसी point पे destructive interference बना रहा है. So if you have multiple wavelengths, one wavelength can produce constructive at a given point, and another wavelength can produce destructive at the same point. So you get a diffused pattern, kind of a fuzzy pattern. Then the two interfering waves must be in the same state of polarization. Already बताया what is polarization, that you are restricting the vibration into only a single plane. तो अगर एक सोर्स का वाइब्रेशन का प्लेन ये है, मतलब वन प्लेन है, तो दूसरे सोर्स का भी वाइब्रेशन का प्लेन सेम होना चाहिए. When I say plane of vibration, I am talking about vibration of only electric field component and not magnetic field component. You can only speak about magnetic field component, then you have to forget about electric field component. It is just to make things little easier and clear. So by saying same set of polarization, we mean that the two interfering waves, the vibrations of electric field components are in the same plane. अगर XY में है एक का, तो दूसरे का भी XY plane में है. That is what I mean to say. Then the two sources of light must emit equal amplitudes, light waves of equal amplitude. Q, we already know. Intensity, maximum intensity मतलब constructive is given by A1 plus A2 square. अगर equal हो गया तो A plus A square मतलब 4A square. और अगर destructive interference की बात करोगे तो A1 minus A2 square अगर equal amplitude हो गया तो फिर 0. मतलब you have a high contrast. मतलब at destructive interference there is no light, and at constructive there is maximum light, so you have a high contrast interference pattern which appears very sharp. Okay. Then fifth, the two sources of light must be narrow. अगर narrow नहीं हुए तो क्या होगा कि एक ही source पे दो points हैं, दो अलग अलग waves, एक ही source पे दो waves, they are interfering. हमें दो sources के waves चाहिए थे, यहाँ पे एक ही source पे अलग अलग points से जो wave आ रहे हैं वही interfere है. So in such cases you get uniform illumination and you don't see any interference pattern. Then you must have the separation between the two sources should be as small as possible, because this gives you widely separated interference band. तो dark और bright band में distance ज़्यादा होगा. अगर दो sources का distance कम हुआ तो the distance between screen and the sources must be as large as possible. तो ये fringe width बढ़ाएगा, मतलब जो आपको bright band दिख रहा है या dark band दिख रहा है, अगर आपने screen और source का distance बढ़ा दिया तो width बढ़ जाएगा. So bright band and dark band will have greater width now. And last, which is the first condition in fact, that the two interfering waves must travel in the same direction. If they don't travel in the same direction, there is no point talking about interference. Good. So we will continue with mathematical point of view of interference in next session, and we will derive conditions mathematically.